नमस्ते है गाइस। इस वीडियो में हम जनवरी 3 2026 को वेनेजुएला में हुई रिसेंट यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री एक्शन का एक स्ट्रक्चर और एनालिटिकल ओवरव्यू करेंगे। इस डिस्कशन का उद्देश्य हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, करंट डेवलपमेंट्स और अलग अलग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को एक बैलेंस्ड तरीके से प्रेजेंट करना होगा। और मैंने कोशिश की है कि इस घटना को इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट पॉलिटिकल कमेंट्री इसके आधार पे मैं इसको पेश करूँ। यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1823 में मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन साइन हुआ था, जिसके तहत यूएसए ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोपियन इंटरफेरेंस का विरोध किया था। और इसके बाद लैटिन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हमें लंबे समय तक कोऑपरेशन और ट्रस्ट दिखा। और इसके बाद लैटिन अमेरिका लंबे समय तक यूएस स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के दायरे में रहा। 20th सेंचुरी के मिड तक वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में मजबूत इकोनॉमिक रिलेशंस थे। But I guess we all know that the relationship was not two-way; it was just one way. United States was getting all the oil of Venezuela, and in return, Venezuela was not getting that much of thing. So it was only US which was prospering. Venezuela इस time ऐसे इमर्ज हुई कि it was the prime energy supplier of United States of America. फिर 1999 में हुगो शावेज के पावर में आने के बाद इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा टर्मोइल दिखा। शावेज की बोल्वेरियन रेवोल्यूशन ने ऑयल इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने ऑयल सेक्टर में अपना कंट्रोल जमा लिया और शावेज ने यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का खुलकर विरोध किया। इस दौरान वेनेजुएला ने रशिया, चाइना और ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक संबंध मजबूत किए। 2002 के कूप अटेम्प्ट के बाद शावेज वो इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स इस घटना में शामिल है ऐसा आरोप यूनाइटेड स्टेट्स पर लगाया। और इस घटना के बाद वेनेजुएला और यूएस के बीच में जो ट्रस्ट था वो और भी कमज़ोर होता गया। 2013 में शावेज के निधन के बाद निकोलस मदुरो वो प्रेसिडेंट बने। निकोलस मदुरो वही है जिसको कुछ दिन पहले यूएस ने, कुछ दिन मतलब कि जनवरी 3 को आई गेस, उसको किडनैप करके ले गए यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्स, आर्मी, नेवी, सील, एवरीबडी। तो निकोलस मदुरो इज़ अ इंटरेस्टिंग पर्सन। उनके शासनकाल में उनके रूलिंग के टाइम पे वेनेजुएला में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि दे डोंट डिजर्व दैट बिकॉज दे हैव ऑयल एंड इट इज़ it is very much like a currency, or like dollar is a currency, oil is a currency, gold is a currency. So if they had the right political ecosystem, they could have thrived like UAE is a oil country, but they have played the game which Venezuela couldn't play. निकोलस मदुरो के रेजिम में जो सबसे भयानक चीज़ वेनेजुएला के साथ हुई वो थी इकोनॉमिक क्राइसिस, यू नेम इट, हाइपर इन्फ्लेशन, बेसिक गुड्स की कमी, लार्ज स्केल माइग्रेशन, ये सब कुछ एक देश के ऊपर से जा रहा था। और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने अलग अलग चरणों पे सैंक्शन इम्पोज किए वेनेजुएला पे, एंड इट वर्सेंट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। इसी बीच एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था 2009 में, जब यूएस और वेस्टर्न के कुछ कंट्रीज़ ने, एक बंदा था उसका नाम था जुआन गुआइडो, उसको इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया था। एंड एट द टाइम निकोलस मदुरो वाज स्टिल होल्डिंग द पावर ऑफ वेनेजुएला। सो फास्ट फॉरवर्ड टू लाइक लेट 2025, ट्रम्प का सेकेंड टर्म, इसके दौरान यूएस पॉलिसी और ज़्यादा एग्रेसिव होता गया वेनेजुएला के प्रति। मदुरो रेजिम पर नार्को ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्टेट प्रोटेक्शन देने का ये आरोप लगाया गया। नाउ टू बी स्पीकिंग फ्रैंकली, United States kind of like can do whatever it wants to do, but still एक पॉलिटिशियन को डोमेस्टिकली भी सोचना पड़ता है। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स कैन इन्वेड वेनेजुएला, बट इट कैनॉट टेल इट्स ओन पीपल दैट दे आर डूइंग इट फॉर द ऑयल। उनको अपने लोगों को भी कुछ बताना पड़ेगा जिससे वो इन्वेजन वैलिड लगे। सो दे पुट ऑल द चार्जेस, लाइक निकोलस मदुरो वाज वन ऑफ द गाय हु वाज रनिंग द बिगेस्ट कार्टेल, फेंटानिल वो जो ड्रग होता है, एंड उसका क्राइसिस, वो सब कुछ वेनेजुएला और डायरेक्टली निकोलस मदुरो उन पे लगाएगा। और इसी बैकग्राउंड में जनवरी 2026 के मिलिट्री डेवलपमेंट्स हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने कैरिबियन रीजन और वेनेजुएला के आसपास लगभग 15,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए। इस डिप्लॉयमेंट में नेवल वेसल्स, एयर एसेट्स और स्पेशल फोर्सेस शामिल थे। यूएस अथॉरिटीज़ का कहना था कि ऑपरेशन का प्राइमरी फोकस ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स को डिसरप्ट करना है। इस दौरान कई सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स
बोट्स को टारगेट किया गया और कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स भी कुछ सामने आई. One of the most important thing in this regard, I would like to mention that when US was attacking Venezuela, they first destroyed all the air defense system of Venezuela. Then they sort of like went and kidnapped Nicolas Maduro from his own home. One of the report was saying that he was hiding in a like bunker type of thing, और वो अपने वाइफ के साथ थे और वो भागने की कोशिश कर रहे थे जब यूएस के स्पेशल फोर्सेस के लोग अंदर घुस गए थे. एंड फाइनली लाइक दे कॉट हिम एंड ब्रॉट हिम टू यूएस. यूएस का कहना ये था कि ये जो स्ट्राइक्स यूएस ने किया है वेनेजुएला पे, वो नार्को ट्रैफिकिंग का कमांड और कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर करने के लिए किए हैं. इस ऑपरेशन का सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट निकोलस मदुरो की कैप्चर हुई थी. अभी निकोलस मदुरो इज़ फाइनली इन यूएस एंड मोस्ट प्रॉब्ली उन पे लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू किया जाएगा ऑन द चार्जेस ऑफ नार्को टेररिज्म. द बिग बुली डोनाल्ड ट्रम्प, he openly says that he will be running he openly says that US will be running Venezuela. I mean, how can you say that? Well, और उसके बाद उनके सफाई में उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि नो वी आर नॉट रनिंग द कंट्री. मैटर ऑफ फैक्ट यूएस, आई मीन, ये उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प के सफाई में कि मैटर ऑफ फैक्ट वी वॉन्ट बी इंटरफेयरिंग इन डे टू डे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और गवर्नेंस एक्टिविटीज़. हम लोग बस मीडिएटर की तरह एक्ट करेंगे जब तक कि ना पीस हो जाए, और वो लोग इंटरिम गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक कि ना फिर से एक एस्टैब्लिश्ड सुइटेबल गवर्नमेंट वेनेजुएला में एस्टैब्लिश्ड हो जाए. बट इफ़ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, इट वाज रियली द यूएस वांट्स अ प्रो यूएस गवर्नमेंट इन वेनेजुएला. नाउ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऑब्वियस डेवलपमेंट्स जो कि चाइना, रशिया, फ्रांस, I'm not sure if France was against or for Venezuelan people, but definitely China or Russia, two major nation, they went against US. They were in support of the sovereignty of Venezuela. बट यहाँ पर इंडिया के स्टैंड्स वो थोड़ा आई मीन इंटरेस्टिंग है. इंडिया ने ऐसा कहा कि दे आर कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट्स इन लैटिन अमेरिका, बट दे डिड नॉट कंडेम. दैट्स अ मेजर थिंग. दे डिड नॉट कंडेम द डेवलपमेंट्स. दे जस्ट, आई मीन, वी आर जस्ट कंसर्नड. ओके, फाइन. I guess we don't have any issue or matter with the business with the Venezuelan oil. That's why we are just concerned. We are not condemning. Fine. अभी मैं ट्विटर पे बस स्क्रॉल कर रहा था और मुझे कई कुछ ट्वीट्स मिले जो कि सपोर्टर्स थे ऑफ दिस इन्वेजन ऑफ अमेरिका टू वेनेजुएला. आई मीन, वो लोग ये मानते हैं कि वेनेजुएला का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था और 7 मिलियन से ज़्यादा लोग देश छोड़ के भाग रहे थे. रेजिम चेंज के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता था. उनके अनुसार वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण है, बट एवरीबडी नो दैट अमेरिका इज़ डूइंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट द होल वर्ल्ड. और वो लोग ये भी कहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हॉस्टाइल पावर्स के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना ये यूएस स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का एक हिस्सा है. नाउ वेनेजुएला के करंट ऑपोजिशन लीडर हु इज़ मारिया कॉर्निया मचाडो, हु आल्सो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर आई डोंट नो, लाइक, आई मीन, all of these are set up. I can hardly believe that she really deserved that Nobel Prize. अब यूएस से उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है. यूएस कह रहा है कि उनको पूरा सपोर्ट तब तक दिया जाएगा जब तक कि ना एक डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन वेनेजुएला में हो. जो ट्विटर की बात मैंने की कि मुझे कुछ सपोर्टर्स, आई मीन कुछ लोग मिले जो कि इसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली देयर आर सम क्रिटिक्स हियर. वी आर गोना पोर्ट्रे सम क्रिटिसिज्म. ऑब्वियसली क्रिटिक्स का कहना यह है कि रेजिम चेंज जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का ऑब्वियसली एक ऑब्वियस कारण है. और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क जैसे कांग्रेशनल अप्रूवल और वॉर पावर एक्ट्स पर भी सवाल उठाए गए. एंड आई मीन द डेमोक्रेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर सेइंग दैट व्हाटएवर ट्रम्प डिड to attack Venezuela was not doesn't come under the legal framework of United States. I think it was Barack Obama who posted in Twitter a video, or it was like it was like that lady Kamala Harris. She said that it is not legal whatever Trump did. अंत में, like, if I have to summarize all of the thing,
uh, I must say that January 2026 की यूएस मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दोनों के लिए ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है. Just think about this thing that we just crossed 2025. That means we have crossed 1/4 of 21st century, and we can start to see some patterns like America is invading Venezuela because it wants the oil. Russia it has its own interest on Ukraine, and China would take over Taiwan no matter what. It's just a matter of time. And the global geopolitical power is like, I mean, it always changes and it is changing. और इसके और इस घटना के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक परिणाम आने वाले समय में ज़्यादा स्पष्ट होगी. सो आई नो मैन, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम लाइक टॉक लाइक एस, आई नो दैट. And all you can do that is just the bell icon you can just press, and you can just subscribe, because though it is the first and the worst video, and I can just complete the bar, more videos and better videos are coming. By the way, my interest is on I mean, the interest I have will be the video I would be making on. So geopolitics is one, politics is one, social issues is obviously one, finance is obviously one, and I love tech, I love psychologies to be explained, and I love cool stories to tell, and follow for more such contents. Yeah man, peace out, peace out, peace out.